नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। ईडी को महादेव सट्टा ऐप के सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करना चाहिए, जो कि देश के बाहर बैठा है, जिस पर सरकार ने लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। लेकिन ईडी राजनीतिक रूप से कार्रवाई छत्तीसगढ़ में ही कर रही है। ईडी को शराब घोटाले का हिसाब बता देना चाहिए, कोयला घोटाले का हिसाब बता देना चाहिए। साथ ही सीएम ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह को चिटफंड और पनामा पर जवाब देना चाहिए। राज्य सरकार इसके पहले भी महादेव ऐप में बहुत सारी कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं। और जो मुख्य जो खिलाड़ी हैं, जो देश के बाहर हैं, उसके खिलाफ भी लुकआउट जारी कर दिया है। यदि ईडी को पकड़ना था ईमानदारी से, तो वो जो बाहर में है उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो आपने वो किया नहीं। आप तो ये देखिए पॉलिटिकल एंगल कौन सा है, अधिकारी किस में फंस सकते हैं, ताकि उसको चुनाव में उसको दबा के अपने पक्ष में काम करा सकें। जो नेतागण हैं या पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में जो काम कर रहे हैं, उसको आप रोक सको या बाधित कर सको या उसको गिरफ्तार कर सको, ये उद्देश्य। अब खबर रायपुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने ईडी पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है। मेरे साथ मौजूद संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद जी और हमारे एआईसीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेरा जी, आरपी सिंह जी, धनंजय भाई, सुरेंद्र जी और आयुष, सोशल मीडिया के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो हैं आयुष पांडे जी, और आप सब पत्रकार साथियों, सबका स्वागत है। विषय आपको पता है। मेरा पत्रकारिता का जो पेशेवर जीवन है वो बहुत बड़ा है और उसकी तुलना में राजनीतिक जीवन थोड़ा छोटा है। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे घर में जो धूल है वो भी मेरे ही पैर की है। अगर उसमें कुछ और शामिल है तो आप जैसे मित्रों के घराने से जो धूल आती वही होगी। उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है इस तरह का जिस पे आप शक कर सकें। और मेरे घर में कल डकैती हुई है, लूट हुई है, राजधानी हुई है। और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं। जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और राजधानी है, रॉबरी है, डकैती है। जितना सोना मेरे घर में मिला वो 2005 में मैंने पहली बार सोना खरीदा था। मैं खरीदने लायक तभी हो पाया था। और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है। एक एक बिल, सिर्फ एक गहने को छोड़कर जो मेरी पत्नी को उसकी शादी में मिला था उसका बिल मेरे पास नहीं था। उसके अलावा पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया। उसके अलावा 6 अतिरिक्त बिल मैंने दिए। जो शादियों में भांजे की शादी हुई तो उसकी बहू को देने के लिए जो गहना खरीदा, और किसी भतीजे की शादी हुई तो उसके यहां देने के लिए जो सोना खरीदा उसका बिल दिया। इसके बावजूद ईडी सारा गहना जब्त करके ले गई कि आप इसका पुख्ता सबूत नहीं दे रहे हैं कि ये गहना कहां से खरीदा। पूरा बिल मैंने प्रोड्यूस किया और वो जो बिल प्रोड्यूस किया है तो ये जो कागज उन्होंने मुझे जाते हुए दिया है उस कागज में पूरे का विवरण है। उनकी अपने कागज में विवरण है कि कितना सोना हमने खरीदा और कितने का बिल प्रोड्यूस हुए। ये लिखा हुआ है इसमें कि इतने का बिल प्रोड्यूस हुआ, इसकी वैल्यू इतनी है। जब मैंने पूछा कि आप अलाउंस कितना है, कितना गहना रख सकता है कोई घर पे, तो बोले वो सब आईटी एक्ट में है, ईडी एक्ट में नहीं है।
आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा संतुष्ट कैसे कर सकता हूं, ये सारे बिल मैं आपको प्रोड्यूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा इस बिल को आपने पे कैसे किया है उसका सबूत आपके पास नहीं है। तो भारतीय कानून में पहली बार ये प्रावधान जोड़ना पड़ रहा है कि अगर आप कोई चीज बिल से खरीदते हैं, कच्चे में नहीं खरीदते हैं, नगद से नहीं खरीदते हैं, तो उस बिल के पेमेंट का मोड भी आपको सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये आईपीसी और सीआरपीसी को नए सिरे से डिफाइन कर रहे हैं। जो नगद मेरे यहां से ले गए 2,55,300 रुपए लेके गए, पूरे घर में हर जगह कोना कोना छान मारा, उन्होंने निकाले। मेरे बेटे की जो शादी हुई थी उसमें जो उपहार स्वरूप उसको जो लिफाफे मिले थे वो लिफाफे पड़े हुए थे, वो सारे लिफाफे खोल के पैसे निकाले उन्होंने, उसका हिसाब नहीं बनाया। फिर जो नगद मिला था मेरे बेटे ने ईमेल पर पूरा एड्रेस, पूरा सबूत रखा हुआ था कि किस लिफाफे में कितना पैसा निकला, उस गेस्ट का नाम लिखा हुआ है और उसका पूरा अमाउंट लिखा हुआ है। वो पूरा प्रोड्यूस कर दिया कि देखिए इतने पैसे आए थे, इसमें से इतने पैसे बचे हैं, ये वही पैसे हैं। उन्होंने कहा आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो अधिकारी आपके यहां छापा मारने आया है उसकी मंशा क्या है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है बजाय इसके कि वो सबूत क्या मांग रहा है आपसे। हर उस चीज का जिसके बारे में मुझे सबूत देना चाहिए था, मैंने सबके सबूत दिए हैं। मेरे बैंक अकाउंट के डिटेल्स उनके पास है। मैंने कहा ये पैसा इस बैंक से हुआ है, ये पैसा यहां हुआ है, ये मेरा मकान है, इस पर इतना लोन चल रहा है, इसकी इतनी EMI चल रही है, और सब आप चेक कर लीजिए। अब खबर रायपुर से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा के लगाए गए आरोपों पर उन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि अब तक सरकार को हम शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाले में गिनते थे, लेकिन अब यह मालूम चला है कि सरकार के तार सट्टे से भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईडी ने इस बात को साबित किया है, मोटी रकम मंथली सरकार को दी जाती थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तक भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का, मुख्यमंत्री ऑफिस जुट के तार जुड़े हुए हैं, और ये तार जुड़े, ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था, और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये साबित हो गया कि स्किल अपग्रेडेशन के नाम से जुआ और सट्टा और महादेव ऐप के नाम से प्रशिक्षण के लिए दुबई और हांगकांग जो भेजा जाता था, यही कौशल उन्नयन मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। पर उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि ये जो सारा चिट फंड हो गया या महादेव ऐप हो गया, ये बीजेपी की 15 साल के समय में, ये जब पैसा जब्त हो रहा है तो तुम्हारे पास हो रहा है, बीजेपी वालों के पास तो होता नहीं। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लोगों के पास हो रहा है, तुम्हारे सलाहकारों के पास हो रहा है, तो किसके साथ संबंध है और मोटी रकम कहां से ली जा रही है, ये तो ईडी ने प्रमाणित कर दिया। इसके बाद कौन बीजेपी को एक पैसा दिया? 75 करोड़ का हिसाब है भाई, उससे तो पूछा जाए मुख्यमंत्री जी से। बीजेपी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप का पार्टी के संयुक्त सम्मेलन पर बयान सामने आया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी की राष्ट्रीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे, जिसमें आगामी योजनाओं पर रणनीति बनाई जाएगी। पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वहीं कांग्रेस के किसान कार्ड पर केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने किसानों के नाम पर छल किया है, सिर्फ दिखाने के लिए कांग्रेस कह रही है कि किसानों के साथ है। अगर केंद्र सरकार इतना चावल नहीं खरीदती तो भूपेश सरकार ऐसे में क्या करते? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे किसान मोर्चा राजकुमार चहार जी आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। निश्चित तौर पे इसमें हमारे निचले स्तर तक के पदाधिकारी को इसमें सम्मिलित किया गया है। प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश के हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, उसके अलावा मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री तक को इसमें सम्मिलित किया गया है। और आगामी कार्य योजना यहाँ पर तैयार की जाएगी, विषय बिंदु तैयार किए जाएंगे और
उसके साथ में निचले स्तर पर जाकर के उन बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम, किसानों तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा की टीम करेगी। क्या लगता है जो कांग्रेस के किसान कार्ड है उसके हल कुछ निकल पाएगा? देखिए, कांग्रेस ने किसान के नाम पर अन्नदाताओं को जिस तरीके से छल किया है और केवल दिखावे के लिए ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ में है। यदि मान लो मोदी जी आज इतना चावल नहीं खरीदते तो मुख्यमंत्री की हालत कैसी होती। नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहां उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक के वो चुप रहे, चुनाव नजदीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था। सॉरी। उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। इसमें ये भी कहा गया कि नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है, ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टिलर है वही तो करेगा, उसी फैक्ट्री में तो होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके घर में ज्वेलरी भी पाए, नगद रुपये भी पाए, किसी को जब्त नहीं किया गया। और कहा गया कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ और चल अचल संपत्ति 2018 के पहले के भी जब्त करने के बाद भी 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त नहीं की गई। जबकि इस दौरान 2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले जो रेवेन्यू है आबकारी की वो 3900 करोड़ की थी, अब बढ़ के 6500 करोड़ हो गया। और आरोप ये लगाया ईडी के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 3900 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हुआ। और आज तक के वो 2168 करोड़ में से केवल 200 करोड़ के आसपास, वो भी पैतृक संपत्ति, और 2018 से पहले अर्जित की गई आय उसको जोड़कर भी 200 करोड़ नहीं पहुंचा। दूसरी बात, कोल स्कीम का आरोप लगाया 500 करोड़ का। एफआईआर दर्ज हुआ कर्नाटक में, फिर दर्ज हो गया भोपाल में, अभी नोएडा में भी हुआ। और उसके बाद 4 बार वो सप्लीमेंट्री चालान प्रस्तुत कर चुके हैं और सब मिला के अचल संपत्ति सब मिला के अभी तक 150 करोड़ पहुंचा है। आरोप 500 करोड़ का है, लेकिन संपत्ति 150 करोड़, वो बता नहीं पा रहे। तीसरी बात उसमें महत्वपूर्ण, अभी लगातार जो कोशिश की जा रही है कि धान में भी, पैडी में भी स्कैम हुआ। सारे राइस मिल में छापा डाले गए आईटी के द्वारा। अब ईडी सीरीज घुसेगी। तकलीफ उनको यह है कि किसानों के 107 लाख मीट्रिक टन जो धान है वो मिलिंग कैसे हो गया। अभी तक होता यह था कि धान बाहर में पड़े रहते थे, जैसे मध्य प्रदेश की खबरें आती है कि गेहूं बाहर में पड़ा हुआ है और सड़ गया। छत्तीसगढ़ में खबरें आती थी कि धान खुले में पड़ा हुआ है, भीग गया, सूख गया और सड़ गया। वो सारे नुकसान हमने बचाए, उनको हो गई परेशानी, अब उसमें घुसे हुए हैं।
अभी डीएमएफ में भी मजेदार बात यह है कि भारत सरकार के द्वारा बिना कोई ईसीआईआर के वो माइनिंग डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि कितना काम हुआ वो हमको बताएं। उसी प्रकार से एक सवाल रजिस्ट्रार को भी किया जाता है कि कितने जमीन की रजिस्ट्री इन 3-4 सालों में, जब से हमारी सरकार बनी है 18-19 के बाद, कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं। इसका मतलब है वो सारे रजिस्ट्री लाएंगे और सबको अभी कम कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि ये घरों में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं, फिर घर में जो संपत्ति है, जो रुपया नगद है, ज्वेलरी है, उसको सीज करते हैं, बैंक खाते सीज करते हैं, डायरी वगैरह भी हो या कुछ कच्चे में लिखा हुआ हो, सबको पकड़ते हैं। 5-6 दिन तक के घर में बंधक बना कर रखते हैं, चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, बीमार हो, उनसे कोई लेना देना नहीं, बैठे रहेंगे। तो सवाल तो इनके पास होते नहीं, और जब तक के ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक खाली नहीं करते। फिर वो राजनीतिक सवाल करना शुरू करते हैं, तुम्हारी क्या भूमिका है, तुम किस पार्टी से हो, तुम कितने सीट जीतने वाले हो, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। वो सारे राजनीतिक सवाल ही पूछना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे केस हैं जिसमें ईसीआईआर नंबर नहीं है और उनके घरों में ये लोग पहुंच के प्रताड़ित करने, बदनाम करने की कोशिश। अभी जो हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे पत्रकार साथी वहां गए भी थे, और ईडी के अधिकारी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहां बिना ईसीआईआर नंबर के वहां पहुंच गए, जो कि ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वो तो जो वेंडर है उसके यहां पहुंच गए। अभी कल ही मेरे राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहां पहुंच गए। मेरे जो ओएसडी है, जो चूंकि मुख्यमंत्री होने के नाते जो क्षेत्र में ओएसडी नियुक्त करते हैं, जो किसी की बीमारी का, किसी का और कुछ काम है, जो दैनंदिनी आते हैं और हम लोग समय नहीं दे पाते, तो वो सारे काम वो लोग करते हैं। उसके घर में पहुंच गए, मिला कुछ नहीं, दिन भर बिठा के रखे। इसका मतलब यह है कि अब पाटन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, बल्कि ईडी और आईटी लड़ेंगे। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि पहले सीबीआई ने, आईटी ने छापा डाला, फिर ईडी घुसी, अब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए हैं कि इसमें अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। 3-3.5 साल जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोक लगाने के बाद नोएडा में एफआईआर भी होता है, और उसके बाद साथ ही वो बिलासपुर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। इसका मतलब यह है कि आईटी और ईडी दोनों अक्षम है और नकारा है। उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया अब सीबीआई जांच उन्हीं केसों में। तो कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि चलती हुई सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, उसे किस प्रकार से बाधित किया जाए। एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक है, और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे गृह मंत्री जी जाते हैं यहां से, 2-2 बार गए, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाते हैं, वहीं रात रुकते हैं, पता नहीं क्या करते हैं और चले आते हैं। तो कुल मिला के है कि आप प्रजातांत्रिक ढंग से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, आप ईडी और आईटी के माध्यम से लोगों को डरा के, धमका के, उसके कार्य को बाधित करके उसको प्रताड़ित करें। और ईडी जो है वो कितने लोगों को मारपीट कर रहे हैं, कितने लोग धमका रहे हैं, आप इस पेपर में दस्तखत करो नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। रात भर, मतलब 45 घंटा लोगों को सोने नहीं दिए। रात को 10-11 बजे के बाद आपको पूछताछ करने का अधिकार नहीं। लेकिन यदि आप ईडी ऑफिस के आप फुटेज निकालेंगे
तो सारे जो पूछताछ है वो 11 बजे के बाद शुरू होती है अमानवीय तरीके से। निरंकुश हो चुके हैं जितने ये लोग संशोधन किए, तो बेतहाशा उनको अधिकार मिला हुआ है और जमानत तो किसी को होना नहीं है। 8-15 दिन, हफ्ते, महीने, दिन की बात नहीं, आप सालों पड़े रहिए, कोई जमानत उमानत होना नहीं। तो डर यही है, डर ये बताते हैं कि आप हम जो कह रहे हैं उस जो पेपर लिख के लाए हैं उसमें दस्तखत करो, हस्ताक्षर करो, और नहीं तो आप जेल जाओगे और जेल जाने के बाद आपको जमानत नहीं मिलेगी। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में, और इतने कम से कम उस छोटे से राज्य में 200 से अधिक आईटी और ईडी डीआरआई करके छापे पड़ चुके हैं। तो आज पूरे भय का माहौल है। केंद्र सरकार खुद इस प्रकार से काम करवा रही है। संजय मिश्रा जी के बारे में जानते ही हैं, उनको टास्क मिला हुआ है 15 सितंबर तक के। अभी तक कल 23 अगस्त था, अभी तो 15-20 दिन और बचे हैं। तो जितना वो उनको आतंक फैलाना है वो पूरी ताकत के साथ करेंगे, क्योंकि उनके आकाओं ने एक्सटेंशन दी है तो वो अपने आका के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने दिलाया। आगे भी कुछ मिलने की संभावना है। तो ऐसे व्यक्ति यदि काम करेंगे, ऐसे इस उद्देश्य से काम करेंगे, तो फिर प्रजातंत्र तो खतरे में है। दूसरी बात, फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।